ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये दिल्ली के दो क्रांतिकारी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की नाक में दम करने का कार्य जिनको खुलेआम मिला है और समय समय पे ये करते भी हैं और समय समय पे इनको दिल्ली से डोज मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या सन्यासी बनने के लिए इस्तीफा देकर राजनीति से चले गए? इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हो रही। चर्चाएं इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि ब्रजेश पाठक आखिरकार योगी आदित्यनाथ को क्या गोरखपुर भेजकर मानेंगे, क्योंकि जो उनके कट्टर दुश्मन हैं उन्हीं की पार्टी में उनसे वो हाथ मिला रहे हैं, उनके सम्मेलन में शरीक हो रहे हैं। और ब्रजेश पाठक जिस तरह से रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य से भी आगे चले गए और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर से क्या दिल्ली का हाथ हट गया है? इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, धनखड़ साहब जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं देश के, वो नए नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि दाढ़ी वालों से डर लग रहा है। फिर वो एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं बीमारी की वजह से मैंने पद नहीं छोड़ा है, अपने स्वास्थ्य पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। अब जो है वो माला कंठी पहने हुए, रुद्राक्ष पहने हुए वो दिख रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर मंदिर। तो आखिरकार मतलब चल क्या रहा है? धनखड़ साहब अचानक से कहां से प्रकट हो गए हैं? उनकी चर्चा इतनी सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है? आपने भी अभी एक ट्वीट किया है, बताइए जरा क्या है मामला। देखिए हिमांशु जी, अगर आप जगदीप धनखड़ जी की बात करें, जगदीप धनखड़ जी जाट समाज के क्रांतिकारी नेता हैं और ये समय समय पे इस तरह के झटके देते रहते हैं। एक झटका इन्होंने तब दिया था जब ये सबको पीछे छोड़ के वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे, क्योंकि इनको गवर्नर बनने का जो इनाम मिला था वो दिल्ली में जाटों को आरक्षण के मामले में इन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया था। और लोगों का मानना यह है, किसान समाज का, जाट समाज का मानना यह है कि इनके रहते ही वो जाटों को जो आरक्षण कांग्रेस की सरकार में मिला था और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था और भारत सरकार की तरफ से दिलवाने का वायदा हुआ था। मोदी जी ने, अमित शाह ने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जाटों को आरक्षण देंगे, और उसकी पैरवी करने वाले लोगों में ये मुख्य आदमी थे। और इन्होंने वो पैरवी करी और वो ऐसी पैरवी करी कि वो आरक्षण नहीं मिला। और यहाँ चर्चा हमारे समाज में ये रहती है कि उसका इनाम इनको मिला और ये वेस्ट बंगाल चले गए। उसके बाद फिर इनको दिल्ली लाया गया उपराष्ट्रपति बना के, लेकिन ये शांति से बैठने वाले तो है नहीं। तो जब ये दिल्ली में आए और शांति से नहीं बैठ पाए और इन्होंने सिर में दर्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही कर दिया, तो इनका इलाज निकाला गया। और वो इलाज भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से निकलता है उससे आप भी वाकिफ हैं। तो इस्तीफा जो आया, अब ये राष्ट्रपति भवन गए कि नहीं गए उसी बात पर सवाल है। ये रात को 9:30 बजे कब राष्ट्रपति सर अंधेरे में मिलके आ गए? तो आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई भी राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए जाए, उसकी फोटो ना खींचे, उसकी पूर्व सूचना ना हो, वो रिकॉर्ड में ना हो। लोगों ने आरटीआई लगा लगा के पूछा, इनका कोई रिकॉर्ड वहां नहीं मिल रहा है। तो ये इस्तीफा कैसे गया? अपने आप चल के आ गया। और कोई भी जब इतने बड़े पद का व्यक्ति इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, वो बाकायदा रिकॉर्ड में आता है, बाकायदा उसका फोटो खींचा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब ये हो रहा है कि डिजिटल साइन किए गए थे। खैर वो इस्तीफा इनका हुआ और ये जो है अंधेर नगरी में चले गए। अब ये प्रकट हुए हैं, 2 दिनों से ये बहुत चर्चा में है। पहले इन्होंने कहा हो कि मुझे भाई कोई, ये राजस्थान में गए चूरू में, जो इनका गृह क्षेत्र है, और वहां पुराने दोस्त इनके इनसे मिलने आए, तो उसमें कुछ लोगों की दाढ़ी थी, तो दाढ़ी देख के ये बोले हो दाढ़ी वालों से मुझे डर लगता है और मेरा ओएसडी भी दाढ़ी से मुझे हमेशा डराता रहता है। तो ये किसकी दाढ़ी है जिससे इनको डर लगता है? कौन है वो? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो इनका वीडियो आया उसमें इन्होंने कहा, खूब कहा, कोई ऐसा नहीं कि एक बाइट इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि मैंने बीमारी के चलते इस्तीफा नहीं दिया, मैं तो फिट हूं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ये बात नहीं थी तो क्यों इस्तीफा दिया था वो भी बता देते, वो नहीं बता रहे।
तो अभी ये किस्तों में बता रहे हैं चीजों को, एक साथ पूरी बात ये नहीं बता रहे। आज नया वीडियो आया है, ये सन्यासी के वेश में दिखाई दे रहे हैं और ये मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी इनकी अगली रणनीति है? क्योंकि देखिए आज जो देश में आप देखेंगे सन्यासी और संत, ये सबसे बढ़िया क्षेत्र आज की डेट में लग रहा है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, मीडिया के क्षेत्र में जाइए, पत्रकारों के क्षेत्र में जाइए, व्यापारिक क्षेत्र में जाइए, किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, सबकी हालत खराब है। एक क्षेत्र है जो बम बम कर रहा है, वो है संतों का क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। तो क्या हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी इस क्षेत्र में एंट्री लेने वाले हैं? और ये भी बात है कि ये जिस क्षेत्र में एंट्री लेते हैं, जैसे इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री ली थी, वहां बड़े बड़े झंडे बुलंद इन्होंने किए हैं। तो क्या ये संत समाज के क्षेत्र में घुस के कोई बड़ा झंडा गाड़ने जा रहे हैं, कोई कहीं मठाधीश बनने जा रहे हैं, या कोई बड़े संत बनने जा रहे हैं? इस तरह के सवाल समाज में तैर रहे हैं। ये तो बात हमारे उपराष्ट्रपति जी की हो गई। अब ये यहाँ जो इनके ऊपर सवाल मौजूद है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष जानना चाहता है, जाट समाज, किसान समाज जानना चाहता है। आपको ये याद होगा इन्होंने संसद में कहा था कि मैं किसान पुत्र हूं, मैं जाट हूं, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इनको तंग तब नहीं किया जा रहा था जब दिल्ली के चारों तरफ किसान जो है 13 महीने सर्दी गर्मी धूप में बैठे रहे थे, 750 किसान मारे गए थे, तब इनको किसानों की याद नहीं आई। जब जाटों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था हरियाणा में 2016 में, और अगर लगभग 60-70 लोग मारे गए थे, तब इनको जाटों की याद नहीं आई। अब इनको जाट याद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सियासी आदमी है और ये कहां भी कभी भी कोई भी सियासत कर सकते हैं। हम क्यों ना माने कि अभी भी ये कुछ सियासत कर रहे हैं, अभी भी ये कोई पैतरेबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए समाज कम से कम इनके ढकोसलों में नहीं आ रहा है, ये मैं इनके विषय में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने संतों का जिक्र कर ही दिया। अब क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जो है कंठी माला पहने हुए हैं, तो जो कुछ लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, शंकराचार्य के साथ में थे, जो व्यवहार उनके साथ में हुआ, उसको लेकर डिप्टी सीएम बड़ा गुस्से में, बड़ा नाराजगी में नजर आए। उन्होंने बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर मतलब खाना भी खिलाया और जो है फूल भी बरसाए। अब मैं देख रहा हूं कि वहीं डिप्टी सीएम साहब लोनी के जो विधायक हैं, जो योगी आदित्यनाथ के कट्टर एक तरह से कहिए विरोधी हैं उनकी पार्टी में, उनके साथ में होली मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। अब वहीं लोनी के विधायक कहते हैं कि गाजियाबाद में 50,000 गाय कटती हैं, इसको रोकना चाहिए। यही बात शंकराचार्य भी कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए और ये जो गाय कट रही हैं इसको बंद कीजिए। और ब्रजेश पाठक जी उन्हीं लोगों के जाकर साथ में खड़े हो गए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य से 2 कदम आगे निकल गए हैं क्या ब्रजेश पाठक, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए हिमांशु, आपको ये समझना होगा कि लखनऊ और दिल्ली का रास्ता गाजियाबाद से होकर जाता है, और गाजियाबाद के बीच में फिर जब आप आगे जाते हैं वहां कानपुर आता है, जहां से ब्रजेश पाठक आते हैं। और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये दिल्ली के 2 क्रांतिकारी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की नाक में दम करने का कार्य जिनको खुलेआम मिला है, और समय समय पे ये करते भी हैं, और समय समय पे इनको दिल्ली से डोज मिलती रहती है। लेकिन हमें जो चर्चा आ रही है अंदर से वो ये है कि उसमें थोड़े पिछड़ गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य उस लेवल पे मोर्चा नहीं ले रहे हैं जिस लेवल पे ब्रजेश पाठक चले गए। ब्रजेश पाठक ने आपको देखा कि बटुक ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाया, दावत पे बुलाया, उनके पैर पखारे, और वो भी एक हिसाब से शंकराचार्य जी के प्रति बड़ा सम्मान जता रहे हैं। वो उन लोगों से मिल रहे हैं जो बाबा के विरोधी हैं, बाबा के घोर विरोधी हैं, लोनी के एमएलए। और वो लगातार कहते रहे हैं कि इस क्षेत्र में गाय कट रही है, दिल्ली का तटीय क्षेत्र है, दिल्ली का बॉर्डर है, इसमें मुस्लिम आबादी अधिक है, और ज्यादातर यही जो है पशु कटान का धंधा यहाँ पे होता है।
तो उनकी मांग तो वाजिब है। अब उसमें कितनी गाय कटती है नहीं कटती है, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति, हम जैसे छोटे पत्रकार मान के बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं कोई गाय भारत में नहीं कट रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार इसीलिए तो आई है कि गाय नहीं कटेगी, गौ माता की पूजा होगी, गौशालाएं खुलेंगी। अब उत्तर प्रदेश में गौशाला खुलने के चक्कर में किसान त्राहिमाम है। वहां पे जो एक नील गाय है उसके भी मजे आ रहे हैं। किसान भले ही तबाह होता रहे और जो सांड घूम रहे हैं गली में भले ही लोगों को मारते रहे, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बम बम चल रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में कोई गाय कहीं नहीं कट रही है। लेकिन लोनी के विधायक कह रहे हैं, तो लोनी के विधायक कह रहे हैं, किसके इशारे पे कह रहे हैं? बाबा ने तो उनको कहा नहीं। अगर वो ये कहेंगे कि गाय कट रही है तो निशाना किस पे है? बाबा पे। और निशाना किसके इशारे पे हो रहा है? दिल्ली के। तो ये जो दिल्ली की लखनऊ की लड़ाई है, और इसमें जितने विरोधी उत्तर प्रदेश में है वो विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनका एक गठजोड़ किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली बाबा से नहीं निपट पा रही है। अब बाबा को ये किया गया है कि अगर इनसे वैसे नहीं निपट पा रहे हैं, ये जिस चीज को अपना हथियार बनाए हुए हैं कि ये संत हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं, कट्टरवादी हिंदुत्ववादी की इनकी छवि बन गई है, अब इनकी छवि को धूमिल कर दो। क्योंकि देखिए, गुजराती लॉबी जो है वो व्यक्ति को उसी के तरीके से निपटाती है। जो रिश्वत लेता हो उसको रिश्वत दो, जो ईडी से मांगता हो उसको ईडी से निपटाओ, जहां इनकम टैक्स के छापे मारने उसको उस तरीके से निपटाओ, किसी को संजय जोशी के तरीके से निपटाओ, किसी को बाबा के तरीके से निपटाओ। तो उनके पास हथियार सब है। तो इसलिए अब जब ये हो गया कि बाबा कहीं निपट नहीं रहे, बाबा कहीं फंस नहीं रहे हैं, तो ये नया हथियार इजाद किया गया है कि जिससे बाबा की हिंदुत्ववादी छवि को धूमिल किया जाए और उसकी हिंदुत्ववादी छवि को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि वो किसी काम के ना रहे। अब ये कोई भी अगर नहीं, हिमांशु मैं खत्म कर दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आज भी ये कहता है हम जैसे व्यक्ति को कह रहे नहीं ये कोई बात नहीं है, ये नहीं है, आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई खुल के आ गई है। गुजरात लॉबी की लड़ाई और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई खुल के आ गई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, सारी चीजें सामने साफ शीशे की तरह दिखाई देती है। और उसी का नतीजा है कि संघ प्रमुख को गोरखपुर और लखनऊ के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो और चाहे वो केंद्र में हो, कहीं ना कहीं मोदी जी जिस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं संघ भी चिंतित है। और संघ भी दूसरी लाइन के आदमी को तैयार करना चाहता है कि अगर एक सेनापति युद्ध में घायल हो जाता है तो दूसरा घोड़ा और दूसरा सेनापति हमारे पास सरपट तैयार होना चाहिए। तो क्या दूसरे सेनापति के तौर पे योगी जी को तैयार किया जा रहा है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, और गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि योगी जी तैयार हों? क्या इसलिए ये सारा षड्यंत्र या रणनीति चल रही है? ये भी हो सकता है जी। अच्छा, योगी जी भी ऊपर वालों से सीख रहे हैं ना, तो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उसने 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे दिए चंदे के तौर पर। उससे पहले 2 करोड़ दिए थे, तो इस बार 15 गुना ज्यादा पैसा अगर दिया है, तो ये तो कहना मतलब बेईमानी है ना कि हिंदुओं की सरकार, गाय रक्षा और ये सब हो रहा है। इन नौटंकी हो रही खुलेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अगर कोई बीफ एक्सपोर्टर कंपनी आपको 30 करोड़ रुपए दे रही है, तो बिना प्रॉफिट के वो 30 करोड़ रुपए तो दे नहीं रही होगी। यानी कि भारत में ये हो रहा है, संभव हो रहा है। आप ये देखिए कि 2012 का अगर आप मोदी जी का भाषण निकालेंगे, मोदी जी उसमें कह रहे हैं कि भारत में गाय कट रही है और प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही। इनको तो बहुत शर्म आ रही है आज की डेट में। आप ही कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए लिए इन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आप क्यों भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार को बताया था कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं देश के, बिल्कुल, और इनसे तो हम जेल में चक्की पिसवाएंगे। कितनी चक्की उन्होंने पीसी वो आपके सामने है, क्या क्या हुआ। आप कह रहे थे कि आसाम के जो हेमंत शर्मा है वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं और उनसे हम जेल में चक्की पिसवाएंगे। वो पीस रहे हैं पिछले 5 साल से चक्की आसाम में, आप देख रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही चीज उत्तर प्रदेश में है। अब आप देखिए मजे की बात कि उत्तर प्रदेश में जिस संत समाज के कंधे पे बैठ के आप आए, जिस आप सनातन धर्म की बात आप कर रहे हैं, आज आपने उस सनातन धर्म को ही बांटने का काम कर दिया है। आज कुछ संत तो है ना शंकराचार्य जी के पीछे, ऐसा तो है नहीं कि शंकराचार्य जी अकेले तलवार लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके पीछे भी हैं। तो चाहे कितने किसी की तरफ हो, योगी जी की तरफ भी संत है, कौन से संत है, कैसे संत है, वो भी आपको पता है। लेकिन एक बंटवारा तो आपने कर दिया ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है। मेरी जानकारी ये है कि इस तरह का कृत्य कभी भी बनारस में जैसा शंकराचार्य जी के साथ चल रहा है, ऐसा कृत्य कभी हुआ नहीं है। पहले हुआ था 2001 में, तब भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में थी। एक साधु थे, बहुत बड़े संत थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके साथ भी ऐसे ही लांछन लगाए गए थे और बाद में पाक साफ निकले और निकलेंगे ये शंकराचार्य भी, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। जैसे केजरीवाल निकल गए ना कल, कुछ नहीं निकला। 2 साल आपने उनको दबा के पेला और दिल्ली में सरकार बनाई और दिल्ली में सांसद खींचे और निकल लिया, अब कुछ नहीं है। और वही एजेंसी सीबीआई कह रही है, जिसने चार्जशीट दायर की थी और गिरफ्तारी करी थी, अब वो कुछ सबूत ही नहीं दे पाई। कोर्ट कह रहा है इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं, जाइए बाइज्जत भरी। अरे भाई 2 साल तक आपने हमें अरेस्ट किया, हमारी सरकार चोरी हो गई, हमारे सांसद चोरी हो गए, हमारे ऊपर कालिक पुत गई, इसका जिम्मेदार कौन है? तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात कर रही है, ये कर रही है, तो कहीं पे निशाना। अब देखिए योगी जी को अगर सेनापति बनना है तो उनको जो उनकी कट्टरवादी हिंदुत्व की छवि है, उसके साथ साथ उनको विकास पुरुष की छवि, उनके साथ व्यापारिक घरानों की छवि, उनको विदेश रणनीति की छवि, ये भी घड़नी पड़ेगी। अगर ये छवि वो घड़ेंगे तभी वो दिल्ली आ पाएंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली का जो रास्ता है लखनऊ से, वो बड़ा पथरीला और बड़ा कटीला है, अब बीच में कांटे बहुत हैं, और बीच में लखनऊ के बाद कानपुर और लौनी और गाजियाबाद और आगरा सब पड़ेंगे, और वो कैसे वहां से पार करेंगे, तो वो तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। अच्छा, केशव जी की बात ना हो तो जो है चर्चा अधूरी रह जाएगी। आपने उस दिन लिखा एक रोज पहले ही कि केशव प्रसाद मौर्य के कंधे से हाथ हटा लिया गया है दिल्ली का, तो क्या मायने हैं इसके, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस तरह की चर्चाएं यहाँ दिल्ली में चल रही हैं, हमें ये हुआ है कि भाई केशव मौर्य जी बहुत परेशान हैं। और केशव मौर्य जी जैसे आपने देखा विदेश यात्रा पे गए थे, उनकी विदेश यात्रा पे बीच में ही जब वो दूसरे देश जा रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, उनको परमिशन नहीं मिली और उनको वापस आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसको माना जा रहा है कि वीजा दिलवाने का काम हमारी सरकार, हमारी एजेंसी करती है, और केंद्र की सरकार उनके साथ है, गुजरात लॉबी उनके साथ है, तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हमें शंका हुई। दूसरी चीज ये भी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से आ रही हैं कि केशव मौर्य जी जब से संघ प्रमुख केशव मौर्य जी से और योगी जी से मिलके आए हैं, उन्होंने दोनों के बीच की कोई तल्खी को कम करने की कोशिश की है, और केशव मौर्य जी को आभास कराया है कि अगर आप यूपी में आपको रहना है और यूपी में सर्वाइव करना है तो बाबा के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, बाबा से रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। और अगर आप दिल्ली के चक्कर में रहेंगे तो दिल्ली तो हवा हवा ही है। तो दिल्ली के भरोसे आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये बात शायद केशव मौर्य के दिमाग में आ गई है, और शायद केशव मौर्य जी या तो पाला बदल चुके हैं या बदलने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, इसीलिए हमने भी अपना एक ट्वीट ठेल दिया है। अब उसमें कोई सच्चाई उस तरह की तो है नहीं कि हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं इस बात के, या कोई इस बात का विश्लेषण तो किया नहीं गया, या उन्होंने कहीं लिख के तो दिया नहीं है, या हमें कोई इंटरव्यू तो दिया नहीं है। तो मीडिया में कई सारी चीजें हम लोग आकलन पे और उस पर चलाते हैं, उसी पे हमने चलाया कि इस तरह की संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। और ये राजनीति ऐसी चीज होती है कि कौन सा नेता कब पाला बदल लेगा, ये आपके सामने। अब आप देखिए, आपके लखनऊ में आज जो ब्राह्मणों का सम्मेलन चल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि कलराज मिश्रा, दिनेश शर्मा और अजय राय एक ही मंच पे बैठ के एक ही वहां कान में बतिया रहे हों और यारी दोस्ती दिखा रहे हों और बढ़िया चाय और पानी पी रहे हो वहां?
और चर्चा कर रहे हो, लेकिन राजनीति में सब संभव है। तो इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हेमंत शर्मा का, वो कल तक जो है मैं रबड़ी मलाई खा रहे थे कांग्रेस में, और फिर पाला बदल दिया उन्होंने, एक भारतीय जनता पार्टी में अभी बर्फी खा रहे हैं, और कल को वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे इसकी गारंटी अगर आपके पास हो तो बताइए, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।